हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, चंद्रावली। ये राज्य नदियों, फसलों और कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, दयालु और वीर योद्धा थे। उनकी रानी सुधा देवी सुशील और धर्मपरायण थी। प्रजा राजा और रानी से अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु इस सुख शांति के बीच एक ऐसा रहस्य था जिसने लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों जगा रखी थी। राजमहल से कुछ ही दूरी पर था एक प्राचीन खंडहर, चांदनी महल। ये महल सदियों से वीरान था। उसकी ऊंची मीनारें टूटी हुई थीं, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और दरवाजे जंग लगे ताले से बंद थे। लोग कहते थे कि ये महल सामान्य नहीं बल्कि तिलिस्मी महल है। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात उसकी दीवारें चांदी जैसी चमक उठती हैं, मानो चांदनी सीधे उस पर उतर आई हो। उसी समय भीतर से रहस्यमयी वीणा की धुनें, शंख की ध्वनि और अनजान मंत्रोच्चारण सुनाई देते। गांव के लोग डर के कारण वहां कभी नहीं जाते। कभी कभी कुछ बहादुर नौजवान जिज्ञासा में पास तक चले जाते, लेकिन जैसे ही महल का द्वार उन्हें दिखता, एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर को जकड़ लेती। कहा जाता था कि जो भीतर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। प्रजा इस महल को अशुभ मानती थी और मानो ये राज्य की खुशहाली के बीच एक अंधेरा धब्बा हो। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ज्योतिषी आया। उसका रूप विचित्र था, लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में एक स्वर्णिम ज्योतिष चक्र। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य पर अदृश्य संकट मंडरा रहा है। जब तक चांदनी महल का तिलिस्म नहीं टूटेगा, चंद्रावली कभी पूर्ण समृद्ध नहीं होगी। ये रहस्य केवल वही तोड़ सकता है जो सच्चा वीर, बुद्धिमान और करुणामयी हो। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। सभी मौन थे। तभी सिंहासन के पास बैठे युवा राजकुमार आर्यन उठ खड़े हुए। आर्यन केवल राजकुमार ही नहीं बल्कि अपने साहस, दयालु हृदय और तेजस्वी बुद्धि के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में दृढ़ निश्चय। उसने कहा, पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए। मैं उस तिलिस्मी नहल का रहस्य उजागर करूंगा। यदि मेरे प्राण भी जाएं तो भी ये प्रयास व्यर्थ न होगा। राज्य की शांति और प्रजा की सुरक्षा के लिए मैं ये बलिदान देने को तैयार हूं। ये सुनकर रानी सुधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। क्या तुम हमें यूं अकेला छोड़ दोगे? आर्यन ने उनके चरण छूकर कहा, माँ, मैं लौटूंगा। मेरा प्रण है कि चांदनी महल का रहस्य सुलझाकर ही वापस आऊंगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि आर्यन को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, पर याद रखना, वीर वही है जो तलवार से नहीं अपने हृदय की सच्चाई से जीतता है। पूरा दरबार मौन था। सिर्फ दीपक की लौ डगमगा रही थी, मानो आने वाले घटनाक्रम की गवाही दे रही हो। पूर्णिमा की रात आ गई थी। आकाश में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। महल की टूटी हुई मीनारें चमकती चांदनी में मानो किसी सोए दैत्य की तरह भयावह दिख रही थीं। राजकुमार आर्यन अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अकेले महल की ओर निकले। हवा में अजीब सी ठंडक थी और झींगरों की आवाज सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। जैसे ही वो महल के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसने देखा दो विशाल पत्थर के सिंह दरवाजे के दोनों ओर बैठे थे। उनकी आंखों में नीली अग्नि जल रही थी। आर्यन ने तलवार पर हाथ रखा और आगे बढ़ा। अचानक वे पत्थर के सिंह जीवित हो उठे और एक साथ गरजे, रुको, ये तिलिस्म सबके लिए नहीं। जो भी भीतर जाना चाहता है उसे हमारी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर गलत हुआ तो यहीं जीवन समाप्त। आर्यन स्थिर खड़ा रहा। उसने साहस भरी आवाज में कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। एक सिंह ने गहरी गर्जना की और बोला, वो कौन सी वस्तु है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? आर्यन कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसके मन में कई उत्तर आए, अन्न, जल, खजाना, पर तुरंत उसने समझ लिया कि ये तिलिस्म सामान्य नहीं। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान और प्रेम, इन्हें जितना बांटो उतना ही बढ़ते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों सिंहों की आंखों की नीली अग्नि शांत हो गई। उनके विशाल शरीर फिर से पत्थर में बदल गए। महल का विशाल दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें किसी अनजान संगीत की हल्की धुन तैर रही थी।
आर्यन ने गहरी सांस ली और महल के भीतर कदम रखा। महल का अंदरूनी हिस्सा अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही आर्यन ने पहला कदम रखा, दीवारों पर लगी पुरानी मशालें अपने आप जल उठीं। उनमें आग नहीं बल्कि नीली ज्वाला जल रही थी, जो ठंडक फैला रही थी। गलियारा इतना लंबा था कि उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती थी। फर्श पर संगमरमर की चादर बिछी थी, जिस पर चलते ही कदमों की गूंज मानो कहीं दूर तक फैल जाती थी। अचानक गलियारे के अंत में एक प्रकाश प्रकट हुआ। धीरे धीरे वो प्रकाश आकार लेने लगा और वहां एक अद्भुत रूपवती अप्सरा खड़ी हो गई। उसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका की आंखों में चांदनी सी चमक थी। उसके वस्त्र रजत रेशम जैसे थे और हाथों में स्वर्णिम वीणा थी। उसकी आवाज गूंजी, स्वागत है राजकुमार, मैं इस तिलिस्म की रक्षक हूं। जो यहां प्रवेश करता है उसे केवल ताकत से नहीं बल्कि हृदय, बुद्धि और आत्मा की शक्ति से गुजरना होता है। यदि तुम सच में इस रहस्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें 5 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तुम्हारे अस्तित्व की कसौटी होगी। राजकुमार ने साहस से उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चंद्रिका ने मुस्कुराकर अपनी वीणा की एक मधुर धुन छेड़ी। उसके साथ ही गलियारा हिलने लगा और उसके सामने 5 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजा अलग रंग था, लाल, नीला, हरा, सुनहरा और काला। चंद्रिका ने कहा, ये हैं 5 द्वार, 5 परीक्षाएं, साहस, बुद्धि, करुणा, मोह और सत्य। यदि तुम इन्हें पार कर गए तो तिलिस्म का रहस्य तुम्हारे सामने होगा। यदि असफल हुए तो ये महल तुम्हें सदा के लिए कैद कर लेगा। आर्यन ने एक पल को भी सोचे बिना सबसे पहले लाल दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि यही था साहस की परीक्षा। राजकुमार आर्यन ने लाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक भयंकर दृश्य था। चारों ओर जलती हुई लपटें और पिघला हुआ लावा का समुद्र। ऊपर से आग की चिंगारियां बरस रही थीं और बीच में एक पतला सा टूटा हुआ पुल था जो आधे रास्ते तक ही जाता था। चंद्रिका की आवाज हवा में गूंजी, यही है साहस की परीक्षा। केवल वही इसे पार कर सकता है जो भय को जीत सके। एक गलत कदम और सब समाप्त। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, पर तुरंत समझ गया कि यहां तलवार किसी काम की नहीं। उसने अपनी ढाल को ऊपर उठाया और आग की लपटों से खुद को बचाते हुए पुल पर कदम रखा। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, पुल जोर से हिला। नीचे आग का समुद्र मानो उसे निगलने को तैयार था। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं डरा नहीं हूं, मैं योद्धा हूं, उसने खुद से ये कहा और आगे बढ़ता गया। पुल आधे रास्ते पर टूट चुका था। अब केवल एक छलांग ही उसे दूसरी ओर पहुंचा सकती थी। आर्यन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और छलांग मारी। पल भर के लिए उसका शरीर आग की लपटों के ऊपर तैरता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी उंगलियां दूसरी ओर के पत्थर से टकराईं। वो सब फिसलने ही वाला था, लेकिन उसने जोर लगाकर खुद को खींचा और सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। लाल दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके सामने नीला दरवाजा प्रकट हुआ। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन मन ही मन जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। अब आर्यन ने नीले दरवाजे को खोला। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक विशाल कक्ष है, जिसमें संगमरमर की शतरंज की बिसात बनी हुई है। लेकिन ये कोई सामान्य शतरंज नहीं, बल्कि हर मोरा जीवित था। हाथी, घोड़े, ऊंट, रानी और सैनिक और वास्तविक योद्धा थे, जो भारे और तलवारें लिए खड़े थे। कक्ष के बीच में एक गूंजती आवाज आई, ये है बुद्धि की परीक्षा। यदि सही चाल चली तो तुम आगे बढ़ोगे, गलत चाल का मतलब है मृत्यु। आर्यन ने देखा कि उसके सामने सफेद सेना खड़ी थी और वो स्वयं काले राजा के स्थान पर था। खेल शुरू हुआ। पहली चाल उसने सावधानी से चली। सफेद मोहरे तुरंत हरकत में आ गए और घातक हमला करने लगे। हर कदम सोच समझकर चलना पड़ रहा था। यदि उसने केवल ताकत दिखाई होती तो अगले ही पल तलवारें उसकी गर्दन पर होती, लेकिन आर्यन ने धैर्य रखा। उसने घोड़े और ऊंट की मदद से सफेद सेना को धीरे धीरे फंसाया। उसकी रणनीति अद्भुत थी। वो हर चाल आगे की 3 चाल सोचकर चल रहा था। घंटों बीत गए। अंत में केवल सफेद राजा और कुछ मोहरे बचे। आर्यन ने चालाकी से जाल बिछाया और राजा को मात दे दी। जैसे ही उसने अंतिम चाल चली, पूरी सफेद सेना धुएं में बदलकर गायब हो गई। नीला दरवाजा खुल गया और सामने हरा दरवाजा चमकने लगा। चंद्रिका की मधुर परंतु गंभीर आवाज फिर सुनाई दी, बहुत अच्छा राजकुमार, तुमने साहस और बुद्धि दोनों की कसौटी पार कर ली है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं। अब तुम्हें हृदय की सच्ची शक्ति दिखानी होगी। आर्य ने हरे दरवाजे की ओर देखा
और मन ही मन सोचा, यदि ये रास्ता राज्य और प्रजा के लिए है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। नीले द्वार से आगे बढ़ते हुए अब आर्यन एक हरे दरवाजे के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने उसे खोला, भीतर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। एक अंधेरा कक्ष था जिसमें बीचों बीच एक विशाल नाग पड़ा था। उसका शरीर घायल था, जहरीला रक्त जमीन पर बह रहा था और उसकी फुक्कार इतनी भयावह थी कि कोई भी योद्धा तुरंत तलवार खींच ले। आर्यन ने तलवार की मूठ थाम ली, पर उसी समय उसके हृदय में एक आवाज गूंजी, याद रखो, ये परीक्षा करुणा की है। क्या तुम केवल भय और युद्ध जानते हो या इंसानियत भी? नाग धीरे धीरे सरक कर उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पीड़ा थी। आर्यन ने तलवार नीचे रख दी और धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर नाग के जख्म पर बांध दिया, फिर पास रखे पानी से उसका मुंह धोया। नाग की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसका रूप बदल गया और वहां एक साधु खड़ा था जिसकी आंखों में आशीर्वाद की ज्योति थी। साधु ने कहा, राजकुमार, तुमने करुणा को चुना। यही सच्चे वीर का लक्षण है। तुमने मेरे शाप से मुझे मुक्त किया है। अब ये मार्ग तुम्हारे लिए खुला है। हरे दरवाजे के पार एक सुनहरा द्वार प्रकट हुआ जो मानो सूर्य की किरणों से बना हो। आर्यन ने सुनहरे द्वार को खोला। भीतर प्रवेश करते ही वो चौंक गया। उसके सामने उसकी माँ रानी सुधा देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वे कह रही थी, बेटा, लौट आओ। ये रास्ता मौत है। तुम्हारा जीवन हमें प्यारा है। हमें छोड़कर मत जाओ। आर्यन हक्का बक्का रह गया। फिर उसने देखा राजा वीरेंद्र सिंह भी वहां खड़े थे। उनकी आवाज गूंजी, आर्यन, राज्य को तुम्हारी जरूरत है, पर इस तिलिस्म की नहीं। हमारी बात मानो, वापस लौट चलो। आर्यन के हृदय में हलचल मच गई। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके सामने उसकी बाल सखी आन्या प्रकट हुई। उसकी आंखों में ममता थी और उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? मेरे बिना जी पाओगे? राजकुमार का मन विचलित हो गया। वो सोचने लगा, क्या वास्तव में ये यात्रा आवश्यक है? क्या वो अपने प्रियजनों को छोड़कर सही कर रहा है? लेकिन तभी चंद्रिका की गंभीर आवाज गूंजी, सावधान आर्यन, ये सब केवल मोह का जाल है। यदि तुम इसमें फंस गए तो सदा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। आर्यन ने आंखें बंद की। उसने मन ही मन कहा, माँ, पिता, आन्या, यदि मैं हार गया तो तुम सब सदा दुख में रहोगे। मैं लौटूंगा पर तिलिस्म का रहस्य लेकर। यही मेरा प्रण है। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ संकल्प के साथ पीछे मुड़े बिना आगे बढ़ गया। क्षणभर में सारे दृश्य धुएं में बदल गए और विलुप्त हो गए। सुनहरे द्वार के पार अब एक काला द्वार खड़ा था। वो था सत्य की अंतिम परीक्षा। आर्यन अब सबसे रहस्यमयी द्वार के सामने खड़ा था, काला द्वार। ये द्वार बाकी सभी से अलग था। उस पर कोई आकृति, कोई प्रतीक नहीं था, केवल गहरी अंधकारमयी छाया। जैसे ही उसने द्वार खोला, भीतर घना अंधेरा था। न मशाल, न दीवारें, केवल शून्यता। वो सावधानी से भीतर कदम रखता गया। अचानक उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर गंभीरता। उसने कहा, राजकुमार आर्यन, ये है सत्य की परीक्षा। यहाँ कोई तलवार, कोई छल, कोई करुणा काम नहीं आएगी, केवल तुम्हारे हृदय का सत्य। उत्तर देने से पहले सोच लो, ये तुम्हारे भाग्य का निर्णय करेगा। साधु ने प्रश्न पूछा, तुम इस तिलिस्म का रहस्य क्यों चाहते हो? क्या ये राज्य के लिए है या अपने गर्व और स्वार्थ के लिए? आर्यन के भीतर हलचल मच गई। उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या सचमुच उसके हृदय में केवल राज्य का कल्याण है, या कहीं भीतर वो ये सिद्ध करना चाहता है कि वो सबसे बड़ा वीर है? उसने गहरी सांस ली और साधु की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मेरे भीतर ये गर्व अवश्य था कि मैं तिलिस्म जीत लूंगा, परंतु अब मैं समझ चुका हूं। यदि ये केवल मेरे लिए है तो मैं इसे नहीं चाहता। यदि ये ज्ञान और शक्ति प्रजा के हित में है तो ही मैं इसे ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। साधु के गंभीर चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। उसने कहा, यही सच्चाई है। वीर वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। तुमने सत्य को स्वीकार किया है। यही इस तिलिस्म की अंतिम कुंजी है।
साधु अदृश्य हो गया और काले अंधकार की जगह एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अब सामने था एक विशाल कक्ष जो तिलिस्म का असली रहस्य छुपाए हुए था। कक्ष में प्रवेश करते ही आर्यन दंग रह गया। चारों तरफ चमकते क्रिस्टल, दीवारों पर प्राचीन लिपियां और बीचों बीच एक विशाल ज्ञान पीठ। उस पर रखे थे हजारों प्राचीन ग्रंथ, जिनमें औषधियों, खगोल शास्त्र, युद्ध कला और कला संस्कृति का अमूल्य ज्ञान था, साथ ही स्वर्ण रत्नों और अनमोल धरोहरें। चंद्रिका अप्सरा फिर प्रकट हुई। उसने मधुर स्वर में कहा, राजकुमार, यह है चांदनी महल का असली रहस्य। ये कोई शापित खजाना नहीं, बल्कि प्राचीन विद्वानों का ज्ञानालय है। इसे तिलिस्म से इसलिए ढका गया था ताकि लालच और स्वार्थी हाथों से सुरक्षित रहे। अब ये तुम्हारे राज्य का है। तुमने साहस, बुद्धि, करुणा, मोह और सत्य की कसौटी पार की है। अब ये ज्ञान तुम्हें और तुम्हारे राज्य को समृद्ध करेगा। आर्यन ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उसने संकल्प लिया कि वह इस ज्ञान को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोग करेगा। जब राजकुमार आर्यन चंद्रावली लौटा तो उसके साथ केवल सोना रत्न ही नहीं, बल्कि अमूल्य ज्ञान भी था। उसने राज्य में विद्यालय और पुस्तकालय बनवाए। औषधियों और खगोल विद्या से लोगों का जीवन सुधर गया। कलाओं और विज्ञान का नया युग शुरू हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह ने गर्व से कहा, आज मेरा पुत्र केवल राजकुमार नहीं, बल्कि राज्य का सच्चा रक्षक बन गया है। रानी सुधा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रजा ने आर्यन को ज्ञानवीर की उपाधि दी। और इस तरह चांदनी महल अब डर और रहस्य का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक बन गया। उसकी चांदनी अब सदा चंद्रावली पर बरसने लगी, समृद्धि, शांति और नई सुबह के रूप में। इस तरह आपका उपन्यास पूरा हो गया। उम्मीद है आपको इस कहानी में रोमांच, ज्ञान